3 मई 2024 को चाइना ने अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड मून मिशन लॉन्च किया। उनके इस मून मिशन में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, इसलिए ज़्यादातर मीडिया और सोशल मीडिया का ध्यान वहाँ पे चला गया। लेकिन असल में जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए सभी का, वो ये है कि चाइना इस मून मिशन में क्या करने जा रहा है और उनकी ये किस बड़ी योजना का हिस्सा है। इस मिशन में चांद पर एक ऐसा इलाका टारगेट किया गया है जहाँ आज तक कोई और देश नहीं पहुँच पाया है, वो है फार साइड ऑफ द मून। चांद का एक ऐसा इलाका जो हमेशा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ कोई भी मिशन भेजना बहुत चुनौती भरा काम होता है। चाइना इकलौता देश है जो फार साइड ऑफ द मून पर लैंड कर पाया है और इस लेटेस्ट मिशन में चाइना न सिर्फ वहाँ लैंड करने जा रहा है बल्कि उस इलाके से सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर वापस भी लाए जाएंगे। चाइना के इस स्पेस मिशन का नाम है चंगा 6। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज नहीं होता है, ना ही चंग ई इसे बोलते हैं बल्कि चंगा है। ये चाइना में मून गॉडेस का नाम है, चांद की जो देवी है, और इस नाम से 5 अलग अलग मिशन चाइना पहले ही चांद पर भेज चुका है और ये सभी मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सब चंगा सी। इस वीडियो में हम चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, उनकी तेजी से हो रही तरक्की और चंगा 6 मिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसमें पाकिस्तान का जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो भी देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इंडिया की क्या पोजीशन है। लेकिन इन सबसे पहले चांद की 2 साइड्स के बारे में हमें समझना होगा जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। देखो यार, वैसे तो चांद एक बॉल जैसा गोल है, इसलिए इसकी कोई साइड्स नहीं है ज्योमेट्रिकली देखो तो। लेकिन जब पृथ्वी से इसे देखा जाता है तो हमें हमेशा इस बॉल की एक ही साइड दिखाई देती है। इसकी दूसरी हाफ साइड जो है वो कभी धरती से देखी नहीं जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ के अराउंड मून का जो मोशन है वो एक खास तरह का डांस है। अगर आप ब्रेक डाउन करके देखोगे तो चांद के 2 तरह के मोशंस हैं, है ना। एक तो वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ऐसे, और दूसरा वो अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है लट्टू की तरह। लेकिन ये दोनों मोशन जो हैं वो इस तरीके से लिंक हैं कि चांद की सिर्फ एक ही साइड दिखती है। अगर आपने वो हाथ क्रॉस करके ऐसे गोल गोल घूमने वाला खेल खेला है तो आपको इसका मैकेनिज्म फील आ जाएगा थोड़ा सा। इस गेम में 2 लोग ऐसे हाथ पकड़ के चक्कर काट रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं। वो इस तरह घूमते हैं कि उनके चेहरे हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं क्योंकि उनके दोनों के हाथ लॉक हो गए हैं, है ना। ऐसी ही एक लॉकिंग ग्रेविटी के कारण चांद और पृथ्वी के मोशन में होती है। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। और इस टाइडल लॉकिंग में अर्थ तो अपनी मस्ती से घूमती है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मून हमेशा अर्थ की तरफ फेस किए हुए घूमता रहता है। पृथ्वी पर कहीं भी खड़े होकर आप चांद का टाइम लैप्स बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसकी पूरी 28 दिन की साइकिल में सिर्फ एक ही साइड हमारी तरफ होगी। आप ध्यान से देखिए। तो इस पर्सपेक्टिव के चलते, इस टाइडल लॉकिंग के चलते, जो साइड पृथ्वी की तरफ होती है चांद की, उसे नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं, और चांद का जो हिस्सा इसके पीछे रहा आता है उसे फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। और चाइना का जो चंगा 6 मिशन है, इसी फार साइड ऑफ द मून से चांद के सैंपल्स लाने के लिए भेजा गया है। आज से 65 साल पहले तक किसी को यह नहीं पता था कि मून की ये फार साइड दिखती कैसी है, क्योंकि धरती से दिखती नहीं है, कितना भी एडवांस टेलीस्कोप ले आओ। फिर 1959 में रशिया का लूना 3 मिशन चांद की परिक्रमा करने गया और पहली बार उसने अपने कैमरे से चांद की ये फार साइड ऑफ द मून की पिक्चर्स खींची और यहाँ पृथ्वी पर भेजी। जब ये फार साइड की तस्वीरें देखी गई तो सब चौंक गए, क्योंकि चांद की ये फार साइड उसकी नियर साइड से बहुत ज्यादा अलग थी दिखने में। चांद की ये सामने वाली साइड पर बड़े बड़े काले धब्बे दिखते हैं, आप देखिए, और मून पर लावा फ्लो होता है, उसके कारण ये बनते हैं, इन्हें मारिया कहते हैं। लेकिन मून की फार साइड पर ये लगभग एब्सेंट थे। इनकी जगह ढेर सारे छोटे छोटे गड्ढे, इम्पैक्ट क्रेटर्स और माउंटेन्स दिखती हैं। आगे चलकर कुछ और मिशंस चांद की फार साइड का एनालिसिस करते हैं और यहाँ से कुछ और डिटेल्स सामने आती है। ये पता चला कि चांद की ये जो क्रस्ट होती है ना, जो किसी भी प्लानिटरी बॉडी की बाहरी पपड़ी होती है, वो क्रस्ट, वो चांद की फार साइड पर नियर साइड के मुकाबले काफ़ी मोटी है। चांद पर जो अधिकतर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है वो भी नियर साइड पर हुई है, इसलिए अधिकतर लावा फ्लो के निशान सामने की तरफ है। साइंटिस्ट हमेशा से ये समझना चाहते हैं कि चांद की ये फार साइड इसकी सामने वाली साइड से इतनी अलग क्यों है और वो किन किन मायनों में और उससे ज़्यादा अलग हो सकती है। इस फार साइड को सैटेलाइट्स के जरिए दूर दूर से देखकर कुछ अनुमान लगाए गए हैं, कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन क्या है कि डिटेल में तहकीकात करने के लिए मौका वारदात पर जाना ज़रूरी होता है और वहाँ से कुछ सैंपल्स लाना ज़रूरी है। अब तक जितने भी 10 ह्यूमन या रोबोटिक मिशंस चांद के सैंपल्स लेकर आए हैं वो सब के सब नियर साइड ऑफ द मून से लाए गए हैं। पिछले 60 सालों के लूनर मिशंस के इतिहास में कोई भी देश वहां लैंड नहीं कर पाया पीछे की तरफ, एक को छोड़कर। 2019 में चाइना के चंगा 4 मिशन ने पहली बार फार साइड ऑफ द मून पर एक लैंडर और रोवर उतारा और यहाँ डिटेल्ड सर्वे किए गए। इस मिशन को लूनर एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा स्टेप माना गया और अब चाइना अपने चंगा 6 मिशन से इस फार साइड के सैंपल्स लाने गया है, जो कि अपने आप में बड़ा चुनौती भरा काम है।
चलिए अपन समझते हैं कि फार साइड ऑफ द मून पर जाने में क्या प्रॉब्लम आती है किसी भी स्पेसक्राफ्ट को और चाइना ने इसे कैसे सॉल्व किया। यार ये वही प्रॉब्लम है जो हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी नाइटमेयर है। इसका नाम है कम्युनिकेशन, कीपिंग इन टच, संपर्क में रहना। जो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर डीप स्पेस में जाते हैं ना, उनका पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसकी ट्रेजेक्ट्री लगातार पता चलती रहे कि सही चल रहा है कि नहीं, उसे सही मौके पर सही कमांड दिए जा सकें, और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए वो मिशन भेजा जाता है कि उससे ज़रूरी डेटा लिया जा सके। लेकिन जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की फार साइड पर चला जाता है तो उस स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच चांद आ जाता है, तो इसलिए ग्राउंड स्टेशन का कम्युनिकेशन उस स्पेसक्राफ्ट से ठप हो जाता है। इस समस्या का एक सॉल्यूशन है रिले सैटेलाइट, बिचौलिया। इसका फंडा यह है कि चांद की फार साइड से कम्युनिकेट करने के लिए एक सैटेलाइट अलग से भेजी जाए। ये सैटेलाइट ऐसी जगह पर लोकेट की जाए, ऐसी जगह मौजूद रहे कि इसका अर्थ और मून की फार साइड दोनों जगह से कांटेक्ट रहे, ये दोनों की लाइन ऑफ साइट में रहे। तो इसके जरिए अर्थ से सिग्नल भेजकर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि स्पेस में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां ये सैटेलाइट भेजी जाए। 1960 के दशक में जब अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा था, तब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा गया था, और 1966 में नासा साइंटिस्ट रॉबर्ट फार्क्वार ने एक जगह बताई। उन्होंने L2 के पास एक हेलो ऑर्बिट में रिले सैटेलाइट भेजने का प्रपोजल रखा। L2 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 2। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है, तो तीसरी बॉडी वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है इक्विलिब्रियम में, जैसे कि अर्थ और सन के लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अर्थ और मून के लैग्रांज पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इन दो बॉडीज को कंसीडर किया जा रहा है, और इनमें से L2 एक ऐसा लैग्रांज पॉइंट है जिसके आसपास एक सैटेलाइट को घुमाकर अर्थ और मून की फार साइड दोनों जगह से संपर्क में रहा जा सकता है। लेकिन 1969 में पहली लैंडिंग के समेत यूएस के जो मिशंस थे, वो सभी अपोलो मिशंस चांद की नियर साइड पर लैंड करते हैं, वो भी इक्वेटोरियल रीजन में, इसलिए तब इस प्लान को अमल में नहीं लाया गया, इसकी जरूरत नहीं थी। फिर 2018 में चाइना ने एक सैटेलाइट भेजकर इसे हकीकत में तब्दील किया। चाइना ने L2 के हेलो ऑर्बिट में अपनी जो सैटेलाइट भेजी उसका नाम है चेचियाओ। इस शब्द का मतलब होता है मैगपाई ब्रिज, और ये मैगपाई एक पक्षी का नाम होता है। दरअसल ये नाम एक पुरानी चाइनीज कहानी से निकल कर आता है। उस कहानी में दो प्रेमी जोड़े बिछड़ जाते हैं और चांद से रिलेटेड ही है कुछ वो, और उनके मिलन के लिए मैगपाई जो पक्षी हैं वो मिलकर एक ब्रिज बनाते हैं ताकि एक बार वो मिल सकें उस ब्रिज से चलकर, वो जो दो प्रेमी हैं। तो ये जो मैगपाई ब्रिज है या चेचियाओ जिसे चाइना में कहते हैं, इस लोक कथा का हिस्सा है, और इस लोक कथा से नाम उठाकर चाइना ने अपनी रिले सैटेलाइट जो अर्थ और मून के बीच में, उनके स्पेसक्राफ्ट के बीच में एक संवाद का काम करेगी, पुल का काम करेगी, उसका नाम भी चेचियाओ रख दिया गया। ये रिले सैटेलाइट भेजने के कुछ महीनों बाद चाइना ने चंगा 4 मिशन लॉन्च किया, और 2019 में ये मिशन जाकर मून की फार साइड पर लैंड करता है। फिर इससे एक रोवर भी निकलता है जो चांद की पिछली साइड पर सैर सपाटा करता है। बेहतरीन। चंगा 4 ऐतिहासिक मिशन था जिसके जरिए पहली बार कोई देश चांद की फार साइड पर पहुंच पाया और सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे कर पाया। इसके एक साल बाद चाइना अपने अगले मिशन चंगा 5 की तैयारी करता है। ये मिशन चांद की सामने वाली साइड पर ही भेजा गया था, लेकिन इसे एक दूसरे किस्म की पेचीदगी के साथ भेजा गया। ये एक सैंपल रिटर्न मिशन था, मतलब ये चांद की सतह पर ना सिर्फ लैंड करेगा बल्कि वहां से सैंपल्स, चट्टानें, कुछ धूल वूल चांद की, उसको कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। और 2020 में चंगा 5 चांद की नियर साइड से सैंपल्स इकट्ठे करके उन्हें वापस पृथ्वी पर ले आता है। इससे पहले, चंगा 5 से पहले, रशिया का लूना 24 1976 में आखिरी बार चांद से सैंपल्स लेकर लौटा था, और तब से कोई चांद से सैंपल्स लाया नहीं था। तो चाइना ने 44 साल बाद दोबारा यह काम शुरू किया। अब चंगा 5 के बाद 6वें मिशन की बारी थी। इस मिशन को चंगा 4 और चंगा 5 के हाइब्रिड जैसा कुछ बनाया गया। देखो, 4th मिशन में क्या है कि फार साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग करने गए, और 5th मिशन में नियर साइड ऑफ द मून से सैंपल्स लेकर आए। इसलिए 6th मिशन को फार साइड पर लैंड भी करना था और वहां से सैंपल्स लेकर लौटना भी है, ऐसे डिजाइन किया गया। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स मिशन को अंजाम देने के लिए फार साइड के कम्युनिकेशन को पहले दुरुस्त करना जरूरी था। चंगा 6 स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से 2 महीने पहले, मार्च 2024 में चाइना ने चेचियाओ 2 सैटेलाइट लॉन्च की। ये 2018 में चंगा 4 के लिए भेजी गई चेचियाओ 1 सैटेलाइट का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसे पिछली वाली की तरह L2 के हेलो ऑर्बिट के वहां नहीं भेजा गया, बल्कि इसे मून के ही अराउंड एक फ्रोजन इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजा गया। ये ऑर्बिट ऐसे चुना गया है कि चेचियाओ 2 जो सैटेलाइट है उसका अधिकतर टाइम अर्थ और मून की फार साइड दोनों के कांटेक्ट में रहे, हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर टाइम। इस सैटेलाइट को चांद का एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं, और इसका ऑर्बिट ऐसा है कि ये अपने 12 में से करीब 8 घंटे का समय अर्थ और फार साइड ऑफ द मून के कांटेक्ट में रहेगी। चेचियाओ 2 और चेचियाओ 1 ये दोनों मिलकर ग्राउंड स्टेशन का चंगा 6 के स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट बनाए रखेंगी। जब ये रिले सैटेलाइट भेजकर फार साइड कम्युनिकेशन को दुरुस्त कर लिया गया, तब असली मिशन को भेजने की बारी थी।
और 3 मई 2024 को चाइना ने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट से चंगा 6 मिशन लॉन्च किया। कुल मिलाकर ये करीब 53 दिन का मिशन होने वाला है, जो कई अलग अलग फेजेस में बटा है। इस स्पेसक्राफ्ट को अपने काम के हिसाब से और उसके फेजेस के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ऑर्बिटर, जिसका मेन काम है चांद की परिक्रमा करना, ऑर्बिट करना। दूसरा हिस्सा हो सकता है लैंडर, जिसकी जिम्मेदारी है चांद पर जाकर लैंड करना, सॉफ्ट लैंडिंग। फिर उसी में लगा होगा असेंडर, मतलब चांद से लैंड करने के बाद सामान उठाने के बाद असेंड करने वाला, उड़ान भरने वाला हिस्सा। और चौथा है री एंट्री मॉड्यूल, जो हिस्सा चांद के सैंपल्स को लेकर चांद के ऑर्बिट से पृथ्वी पर वापस आएगा, यहाँ जमीन पे गिरेगा। अब इनका थोड़ा सा सीक्वेंस डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट चारों पार्ट चांद के ऑर्बिट में जाते हैं और फिर करीब 20 दिन चांद के चक्कर काटने के बाद लैंडर और असेंट मॉड्यूल्स इससे अलग हो जाते हैं और चांद की सरफेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस जटिल लैंडिंग प्रोसीजर के बाद चांद की सरफेस पर खुदाई चालू होती है। लैंडर में लगे स्कूप और ड्रिल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करीब 48 घंटे तक की खुदाई होगी और बाकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अपना डेटा भी इकट्ठा करेंगे। चांद पर 48 घंटे खुदाई करने के बाद असेंडर मॉड्यूल जो है वो इन सैंपल्स को लेकर चांद की ऑर्बिट की तरफ उड़ान भरेगा और ये इस तरह से होगा कि ये असेंडर ऊपर जाकर अपने ऑर्बिटर से मिल जाएगा। फिर ऑर्बिटर से डॉक करने के बाद असेंडर से सैंपल्स री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर किए जाएंगे जो इसने कलेक्ट किए हैं और फिर ये री एंट्री मॉड्यूल पृथ्वी की तरफ लौट कर आएगा। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट बाहर से अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल से होकर आता है ज़मीन पर, तो उसकी स्पीड और एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन ऐसा होता है कि बहुत सारी हीट पैदा होती है। इसलिए री एंट्री मॉड्यूल को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि सारी हीट से होते हुए ये सैंपल्स सही सलामत हम तक पहुँचे। अगर सब सही रहा तो लॉन्च से 53 दिन बाद लगभग 25 जून की तारीख होगी और ये री एंट्री मॉड्यूल चाइना के एक रेगिस्तानी इलाके में गिरेगा और यहाँ से इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। मिशन के जितने भी क्रूशियल हिस्से हैं, जैसे कि 15 मिनट का जो डिसेंट और टचडाउन का पीरियड होगा जब चांद पे जाएगा वो, और 2 दिनों का जो सैम्पलिंग पीरियड होगा उसके महत्वपूर्ण लम्हे होंगे, और 6 मिनट का असेंट होगा, इन्हें ऐसे प्लान किया गया है कि इन मौकों पर चेचियाओ जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उनके जरिए ग्राउंड स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट के एंटीनास के बीच लगातार संपर्क बना रहे और उस फार साइड ऑफ द मून पर जितने भी कमांड दिए जाने हैं वो इन सैटेलाइट से होकर जाएंगे। इस मिशन में जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो भी इन सैटेलाइट्स के जरिए ही पृथ्वी पर आ पाएगा। एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन बनाना तो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक वेबसाइट बनाना उतना ही आसान हो गया है। और यहाँ हम बात करेंगे ओडू की, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। ओडू का वेबसाइट बिल्डर टूल यूज करके आप बहुत आसानी से और फटाफट एक वेबसाइट बना सकते हो, और वो भी फ्री में। इसका ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो फीचर है वो अपने काम को बहुत आसान कर देता है। आपको जो भी चीज़ अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है उसको वेबसाइट बिल्डर में से उठाओ और जहां आपकी मर्जी हो वहां प्लेस कर दो। सिंगल क्लिक से टेक्स्ट एडिट कर पाओगे। कोई भी सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं तो चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन के थ्रू इजीली हो जाएगा। टेक्स्ट का फॉन्ट भी आप डिसाइड कर सकते हो और गूगल फॉन्ट से प्रीमियम फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। कोई भी इमेज ऐड करनी है तो इमेज पर डबल क्लिक करके इमेज रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर लो और ऑटोमेटिकली आपको वो इमेज मिल जाएगी अनस्प्लैश लाइब्रेरी के थ्रू। 30+ थीम्स में से जो चाहे वो सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज 100% कस्टमाइजेबल वेबसाइट बिल्डर होने की वजह से यू कैन पर्सनलाइज एज पर योर नीड्स। यही नहीं, ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और इस पर बेहतरीन ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि CRM, अकाउंटिंग, सेल्स और जितनी भी चीज़ें बिजनेस में काम आ सकती हैं वो सब। सबसे अच्छी बात यह है कि ओडू पे आपका पहला ऐप हमेशा के लिए फ्री रहेगा, तो अपनी वेबसाइट फ्री में बनाओ। और तो और आपको 1 साल का डोमेन फ्री मिलेगा और होस्टिंग और सपोर्ट भी आपको फ्री में मिलेगा। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से ओडू के वेबसाइट बिल्डर टूल तक आप जा सकते हैं और आसानी से चीज़ें वहां अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और फ्री में अपने या अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। और अब अपन स्पेस मिशन की कहानी पे वापस चलते हैं। अब जरा हम इस मिशन में बहुत ही साइंस की बात कर लेते हैं। ये मिशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा एक बेहतरीन साइंटिफिक मिशन भी है, क्योंकि ये चांद के फार साइड पर सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एक खास इलाके को चुना गया है। इसका नाम है साउथ पोल एटकिन बेसिन। ज्योग्राफी में बेसिन का मतलब होता है दबा हुआ, डिप्रेशन वाला इलाका, जैसे कटोरा जैसा होता है। तो जो SPA है, साउथ पोल एटकिन बेसिन, वो चांद के साउथ पोल के पास बना एक बहुत बड़ा बेसिन है। करीब 2400 किलोमीटर का इसका डायमीटर, इतना बड़ा है ये। इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, वो भी साउथ पोलर रीजन में ही लैंड हुआ है, लेकिन वो सामने की तरफ लैंड हुआ है। और ये जो साउथ पोल एटकिन बेसिन है वो पीछे है, फार साइड, और बहुत ही बड़ा है। इसमें पिन पॉइंट करके देखेंगे तो उसके ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, वहाँ अपोलो क्रेटर नाम की एक जगह है, वहाँ चाइना लैंड करने का टारगेट रख रहा है, वहीं सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। ये साउथ पोल एटकिन बेसिन वाला जो इलाका है उसमें साइंटिस्ट की बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि जिस एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से चांद पर ये बेसिन बना है, किसी टक्कर से ही बनते हैं ऐसे बेसिन्स, तो वो सोलर सिस्टम के इतिहास के सबसे बड़ी टक्करों में से एक है।
और इस टक्कर के नतीजतन चांद के अंदर से, उसके मेंटल से, क्रस्ट, मेंटल कोर ये इससे होते हैं, तो उसके मेंटल से ही कुछ मटेरियल बाहर निकला होगा और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, कुछ वहाँ से कलेक्ट हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा। और दूसरी बात, ये एक बहुत ही एंशियंट बेसन है, बहुत पुरानी टक्कर थी वो, तो पृथ्वी और चांद की शुरुआती इवोल्यूशन की जानकारी वहाँ छुपी हो सकती है। साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ का मटेरियल लाकर स्टडी किया जा सके तो उससे चांद के अंदरूनी हिस्से और उसके इतिहास से जुड़े कई बड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं। चाइना का चंगा 6 लगभग 2 किलोग्राम सैंपल्स वहाँ से लेकर यहाँ धरती पर लेकर आएगा। ये एक साइंटिफिक खजाना हाथ लगने जैसा होगा। और एक बार चाइना के साइंटिस्ट इन्हें स्टडी कर लेंगे, फिर इन सैंपल्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, साइंटिस्ट के साथ शेयर किया जा सकता है, क्योंकि चाइना अपने चंगा 5 से जो सैंपल्स लेकर आया था नियर साइड से, उन्हें भी कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ शेयर किया गया था। चाइना के दोस्त, जियो पॉलिटिक्स आ जाती थोड़ी, दोस्त जो रहते हैं, दोस्त देश, न्यूट्रल पार्टी, उनके अलावा यूएस ने भी इनके लिए अप्लाई किया था, कुछ साइंटिस्ट ने, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था, इसलिए हमारे पास वो चंगा 5 के सैंपल्स नहीं है। इस बार देखते हैं क्या होता है। इन सैंपल्स के अलावा कई और साइंटिफिक पेलोड्स भी भेजे गए हैं जो मून को वहीं स्टडी करके उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, उन्हें भेजेंगे यहाँ पे। इसमें कई इंटरनेशनल पेलोड्स लगे हुए हैं, जैसे कि फ्रांस, स्वीडन, इटली और पाकिस्तान के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्हें समझते हैं एक एक लाइन में ये क्या है। सबसे पहले फ्रांस का डॉर्न, डिटेक्शन ऑफ आउटगैसिंग रेडॉन इंस्ट्रूमेंट, ये चांद से निकलने वाली रेडॉन गैस को एनालाइज करेगा। इससे चांद का जो बहुत ही बारीक सा, बहुत ही छोटा सा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल पास सतह के, उसके ओरिजिन और डायनेमिक्स समझने में मदद मिलेगी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसे स्वीडन में तैयार किया गया है, NILS, नेगेटिव आयंस एट लूनर सरफेस। जैसा कि नाम से साफ है, ये मून की सतह पर नेगेटिव आयंस, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को स्टडी करेगा। अभी तक चांद की सतह पर नेगेटिव चार्ज वाले आयंस डिस्कवर नहीं किए गए, सिर्फ पॉजिटिव वाले किए गए। सवाल है कि ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है वहाँ पे? इस सवाल का जवाब इस इंस्ट्रूमेंट से हमें मिल सकता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट इटली की तरफ से एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर है। ये ना एक आईने की तरह होता है, बहुत एडवांस टाइप का, कि हम इस पर बहुत दूर से, पृथ्वी से लेजर मारेंगे तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन फार साइड है। तो ये इंस्ट्रूमेंट अपनी लोकेशन, डिस्टेंस वगैरह से जुड़ी बहुत सटीक जानकारी पता करने में मदद करता है लेज़र के जरिए। ऐसे कई लेज़र रिफ्लेक्टर्स पहले ही के मून मिशंस में चांद पर भेजे गए हैं, लेकिन वो सबके सब नियर साइड पे हैं। ये फार साइड पर पहला लेज़र रिफ्लेक्टर होगा। ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स चांद की सतह पर जाकर काम करने वाले हैं। इनके अलावा पाकिस्तान ने जो पेलोड भेजा है उसे चांद के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये एक सैटेलाइट है, एक छोटी सी 7 किलोग्राम की सैटेलाइट जिसका नाम है आइसक्यूब। इसे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी जो स्पेस एजेंसी है सोपार्को और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी SJTU, इनने मिलकर तैयार किया है। इस सैटेलाइट से चांद की सतह की फोटोज, चांद की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे जुड़ा डेटा, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी की जाएंगी। बहुत शुरुआती बेसिक एक्सपेरिमेंट्स। 8 मई को जब चाइना का चंगा 5 स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में पहुंचा तो पाकिस्तान की इस आइसक्यूब सैटेलाइट को भी डिप्लॉय कर दिया गया और इसने चांद की कुछ फोटोज भी भेजी हैं, जो पाकिस्तान के लिए नया एक्सपीरियंस है। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान किसी डीप स्पेस मिशन का हिस्सा बना है। ये पाकिस्तान का पहला मून मिशन भी है और इससे उन्हें वो एक्सपीरियंस हासिल होगा जो भविष्य में शायद उनके काम आएगा, उनकी तरक्की को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इस मिशन का असली हासिल जो है वो फार साइड पर होने वाली साइंटिफिक स्टडीज़ और वहाँ से वापस लौटने वाले सैंपल्स हैं, जिनका सभी को इंतज़ार है। देखो, चंगा 6 मेजरली एक साइंटिफिक मिशन है, लेकिन चांद पर चाइना के प्लान जो है ना, वो साइंस तक नहीं, वो लंबे चौड़े हैं। चंगा सीरीज़ के ये मिशंस 1990s में डिज़ाइन किए गए थे और इस प्रोग्राम के लगभग 3 फेज़ हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और सैम्पलिंग। अब ये तीसरा फेज़ चल रहा है। 2007 में चाइना ने अपना पहला मिशन भेजा था, चंगा 1। ये एक ऑर्बिटर मिशन था चंद्रयान 1 की तरह, और इसका मकसद था चांद की परिक्रमा करते हुए इसके सरफेस की क्रूशियल जानकारी इकट्ठी करना। ये काम इसने बढ़िया से किया। फिर 2010 में चंगा 2 नाम से एक और ऑर्बिटर मिशन भेजा गया, परिक्रमा करने वाला। पिछले मिशन की सक्सेस के बाद इसे थोड़ा और रिफाइन करके भेजा गया था और इसके जरिए फ्यूचर में होने वाले दूसरे मून मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी टेस्ट की गई, ज़रूरी डेटा मैपिंग की गई, ये सब इकट्ठा किया गया। इन मिशन से मिले डेटा के बाद चाइना ने चांद पर लैंड करने की योजना बनाई और 2013 में चंगा 3 मिशन पहली बार जाकर चाइना की तरफ से चांद पर लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग। इसके साथ ही चाइना, अमेरिका, रशिया के अलावा मून पर सॉफ्ट लैंड करने वाला तीसरा देश बन जाता है। ये इस मायने में भी खास था कि इससे चांद पर पहुंचने की जो होड़ थी वो दोबारा शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे पहले आखिरी ल्यूनर लैंडिंग 1976 में हुई थी रशिया के लूना 24 से। चंगा 3 के बाद भी चाइना की लूनर लैंडिंग में एक और बड़ा कदम उठाया जाता है और 2019 में चंगा 4 से चांद की फार साइड पर लैंड किया जाता है।
फिर 2020 में चंगा 5 से एक सैंपल रिटर्न मिशन को अंजाम दिया जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सामने वाली साइड से ही सैंपल्स लेकर आया था। और अब एक जटिल मिशन चंगा 6 से फार साइड ऑफ द मून पर जाया जाएगा और वहाँ सैंपल रिटर्न की कोशिश की जाएगी। हमें जानते हैं कि चांद पर लैंड करना बहुत ही मुश्किल काम है, अपना एक्सपीरियंस रहा है अपने देश का, इसलिए इसे बहुत सारे देश नहीं भी कर पाए दूसरे, और उनमें से कई सारों में फेलियर्स इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना के ये जो चंगा सीरीज़ के मिशन हैं, ये 100% सक्सेस रेट के साथ पूरे हुए हैं, यानी चाइना का एक भी मून मिशन अभी तक फेल नहीं हुआ है, और ये एकदम डेडलाइन के साथ पूरे मिशंस कंप्लीट हो रहे हैं। आगे चंगा सीरीज़ में चाइना के 2 और मून मिशंस भी प्लान्ड हैं। 2026 में चंगा 7 के जरिए चाइना के साउथ पोल पर लैंड किया जाएगा, और वहाँ जो पानी की खोजबीन चल रही है उसमें चाइना भी अपना खुदाई उदाई करके देखेगा। इसके बाद 2028 में चंगा 8 भी चांद पर पहुँचेगा, और इनके ज़रिए वो टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाएगी जिससे चांद का मटेरियल इस्तेमाल करते हुए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बिल्डिंग इमारतें बेसेस। चांद की सरफेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा चाइना एक मून के आसपास कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बना रहा है। ये कई सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन होगा जो चांद की परिक्रमा करते हुए वहाँ की कनेक्टिविटी दुरुस्त करने में मदद करेंगी। जो चेचियाओ 1 और चेचियाओ 2 सैटेलाइट्स भेजी गई हैं चंगा 4 और चंगा 6 के लिए, फार साइड ऑफ द मून मिशंस को सपोर्ट करने के लिए, ये इसी कॉन्स्टेलेशन की शुरुआत है। अभी देखो चेचियाओ 2 के साथ 2 और छोटी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स भेज दी गई इनके साथ, टियानडू 1 और टियानडू 2। ये वहाँ नेविगेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई हैं, जो आने वाले मून मिशंस में यूज़ होने वाली है। तो जो चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के ये सारे मिशंस हैं, ये एक बड़ी योजना की तैयारी है। चाइना 2030 तक मून पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता है, और 2030 के दशक में वो चांद पर अपना एक बेस भी तैयार करने की योजना बना रहे हैं। इस बेस का नाम होगा इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च बेस। जैसा कि नाम से साफ है इंटरनेशनल, तो चाइना इसे रशिया और दूसरे देशों के साथ मिलकर तैयार करेगा। दूसरी तरफ यूएस भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ यही काम करने की तैयारी में है। वो भी इस बार 2020 के दशक के अंत तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा चांद पर उतारना चाहते हैं और चांद पर एक बेस बनाना चाहते हैं, रिसर्च बेस। 1960 और 70 के दशक में जो स्पेस रेस थी, वो चांद पर बस झंडा गाड़ने तक सिमट के रह गई, वो भी एक देश रह गया वहाँ पे। लेकिन अब ये एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस बनाने की होड़ है, मतलब वहाँ लोगों को कैसे लंबे समय तक बसाया जाए, घर वर बेसेस बनाए, पानी आनी रोटी पानी का जुगाड़ कैसे हो, ये इसको क्रैक करना है। इस पूरी पिक्चर में इंडिया कहाँ खड़ा है, जाते जाते अपन ये भी समझ लेते हैं। 2023 में चंद्रयान 3 से इंडिया ल्यूनर साउथ पोल रीजन पे लैंड कर ही चुका है, फन देखा सबने। अब चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, जो कि एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। इससे चांद की सतह के सैंपल्स लाने का इरादा है, लगभग उसी पॉइंट जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसके पॉइंट के आसपास से ही सैंपल्स लाए जाएंगे। लेकिन ये अभी शुरुआती स्टेज पे, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अपन देखें तो ये कम से कम 2028 तक लॉन्च नहीं होने वाला है, ऐसा लिखा है। इससे पहले इंडिया अपने गगनयान मिशन को अंजाम देगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य है पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भारतीय स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा जाए। जो राकेश शर्मा गए थे वो सोवियत स्पेसक्राफ्ट में गए थे ना, तो ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने वापस लौट आएंगे, और इनसे इंडिया की लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की कैपेबिलिटी प्रूव होगी। 2024 और 25 में गगनयान मिशंस की अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स प्लान्ड हैं। इसमें बिना एस्ट्रोनॉट्स को बिठाए मिशन की सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। उसके बाद ही क्रूड मिशंस, यानी उन स्पेसक्राफ्ट में लोगों को बिठाकर भेजा जाएगा। 1960 के दशक में यूएस और सोवियत रशिया के बीच एक स्पेस रेस शुरू हुई थी। इसमें अमेरिका ने चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर बाजी मान ली थी और सोवियत पीछे रह गया था। लेकिन उसके बाद ये स्पेस मिशन बंद हो गए, रेस खत्म, सब अपने अपने घर लौट गए। अब हम ये एक नए तरह की स्पेस रेस की शुरुआत देख रहे हैं। नासा के चीफ बिल नेल्सन इसे उनकी चाइना के साथ न्यू मून रेस की तरह फ्रेम करते हैं, उन्हें कहते हुए सुना गया है। ये नई रेस जिसमें पुराने विनर अमेरिका के अलावा चाइना एक नया और बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत और दूसरे जो देश हैं वो भी स्पेस में अपने कदम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन चाइना अपन से बहुत आगे है, इतना कि यूएस उन्हें अपने कंपटीशन की तरह देखता है। तो बहुत तेज़ी से चाइना स्पेस में तरक्की कर रहा है और आगे स्पेस में बहुत दिलचस्प डायनेमिक्स पैदा होने वाले हैं, क्योंकि इस बार सब चांद पर सस्टेनेबल प्रेजेंस, मौजूदगी अपनी बनाने के लिए निकले हैं। और जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप मून मिशंस और स्पेस से जुड़ी हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। ओडू का वेबसाइट बिल्डर टूल चेक करना मत भूलिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से वहां तक जा सकते हैं और फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ओडू का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं।